सेल्फ हायरिंग, यस, सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पेज नंबर 43 है जी, सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। एक एम्प्लॉई है, ये उसका अपना घर है, ठीक है, इसका नाम उससे रखा हुआ अपना घर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़े ज़रा गौर से सुनना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने जैसे ही ख़त्म करना है आपने साथ वाले को देख के कहना है ये क्या हुआ, सही है। तो ये ज़रा बड़े गौर से आप लोगों ने पहले से ही सुनना है। तो ये एम्प्लॉई है, उसका अपना घर है, इसने ये अपना घर दे दिया एम्प्लॉयर को, अपना घर उसने दे दिया एम्प्लॉयर को रेंट पे। किस पे? रेंट पे, ठीक है। एम्प्लॉय ने अपना घर दे दिया किसको? एम्प्लॉयर को रेंट पे। एम्प्लॉयर ने ये ही उसका घर वापस उसको दे दिया एज एन अकोमोडेशन के तौर पे, रेंट फ्री। समझ लगी? मिसाल के तौर पे अब आपने कोई बंदे को हायर किया, ठीक है, तो उसको जो आपने बाहर से कोई घर दे के देना था अकोमोडेशन के तौर पे, या उसने अपनी फैक्ट्री के अंदर आपने जो उसको कोई घर देना था अकोमोडेशन के तौर पे, तो उसके साथ एक ऐसी डीलिंग होगी, वो कहता है यार तुम्हारा जो अपना घर यहाँ तुम रह रहे हो मैं वो रेंट पे लेता हूँ, और वही घर उसको एज एन अकोमोडेशन के तौर पे दे दिया। ट्रांजैक्शन समझ लगी? उसका अपना घर है, वो एम्प्लॉयर के पास गया रेंट के तौर पे, रेंटल इनकम के तौर पे, यहाँ से इसने रेंट के तौर पे इसे दे दिया। अब एम्प्लॉयर के पास घर है, ठीक है, अब एम्प्लॉयर की पोजीशन में है, एम्प्लॉयर उस घर की जो है वो रेंट पे कर रहा है, उसने उसी घर को एज एन अकोमोडेशन के तौर पे वापस दे दिया एम्प्लॉय को, ठीक है, एज एन उसको एक अकोमोडेशन जो हम कल से पढ़ रहे हैं कि जी उसको रहने की जगह कोई अकोमोडेशन एज ए परक्यूजिट के तौर पे, सैलरी के बेनिफिट्स के तौर पे उसी घर को उसने से वापस दे दिया। ये एक तरह से पॉइंट बना सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी ही प्रॉपर्टी जो है उसकी सेल्फ हायरिंग, ठीक है। सिनेरियो समझ लगा? उसका अपना घर था जो वहाँ रह रहा था, ठीक है, हंसी खुशी रह रहा था, उसने इस घर को रेंट पे दे दिया एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने उसी घर को एज एन अकोमोडेशन बेनिफिट के तौर पे एम्प्लॉय को दे दिया, ठीक है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर एक्चुअली में सारी ट्रांजैक्शन देनी हो कि जब आप अपना घर किसी को रेंट पे देंगे तो उस घर में आप नहीं ठहरेंगे, ऐसे ही है ना, फिर वो बंदा ठहरेगा जब आपने रेंट पे दे दिया। तो एक टाइम के लिए ज्यूम कर लें कि जी जब उसने अपना घर रेंट पे दिया तो वो उस घर से निकल गया, वो कहीं और चला गया, ठीक है। बाद में जब उसके एम्प्लॉयर से उसकी डिस्कशन हुई तो उसने कहा कि यार मेरे पास ये रेंट पे घर है, मैं तुम्हें अकोमोडेशन यहाँ भी दे देता हूँ, तो वो वापस उसी अपने घर में ही आ गया। समझ लगी? तो वापस अपने घर में ही आ गया। तो है एक ही चीज, लेकिन उसको घुमाया गया, उसको घुमाया गया। तो सिंपल एज दैट, एम्प्लॉय का अपना घर था, उसे रेंट पे एम्प्लॉयर को दिया, और एम्प्लॉयर ने उसी घर को जिसका वो रेंट पे कर रहा है एज एन अकोमोडेशन बेनिफिट के तौर पे एम्प्लॉय को दे दिया। और इवेंचुअली इनफैक्ट वो घर एम्प्लॉय का ही था, वो घर किसका था? एम्प्लॉय का अपना ही घर था। लगी समझ ट्रांजैक्शन की? भाई लगी कि नहीं लगी? इसमें अब होगा क्या? पहले इसे फोकस करें, बाद में इसे लिख लीजिएगा, टाइम बहुत लिखने का 9 बजे के बाद, ठीक है। इसमें अब होगा क्या?
जब एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को अपना घर रेंट पे दिया तो एम्प्लॉयर उसका रेंट पे कर रहा होगा, ऐसे ही है। तो ये जो रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर इसका, इस घर का एम्प्लॉय को जो रेंट पे कर रहा है, ये किस हेड ऑफ इनकम में आएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। किसके लिए? इस बंदे के लिए, एम्प्लॉय के लिए ये वाला जो रेंट है क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक एस्पेक्ट तो इसका ये हुआ। दूसरा एस्पेक्ट, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी ना, तो ये किस में फॉल करेगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में। मैं यही समझाना था आपको कि इसमें एक सिनेरियो में दो तरह के हेड ऑफ इनकम जनरेट हो रहे हैं। अपने घर को उसने सबसे पहले रेंट पे दिया एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने उसी घर को एम्प्लॉय को एज एन अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन के बेनिफिट के तौर पे दे दिया। ठीक है, ये उसके साथ कोई डील होगी कि यार आपने मुझे जो बेनिफिट्स में अकोमोडेशन देनी है, क्यों ना हम ऐसे कर लें कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, यहाँ पे मेरा घर भी है, तो आप इसी को ही यूटिलाइज कर लें। आपने जो बाहर से कोई घर रेंट पे लेके देना, क्यों ना आप मेरे से मेरा घर लेके ही मुझको ही रेंट पे दे दें, मुझे ही अकोमोडेशन में दे दें, मेरे से रेंट पे लेके मुझको ही अकोमोडेशन दे दें। जो अकोमोडेशन कौन सी? ये वाली जो है, इनका सैलरी एम्प्लॉय की ही होगी ना, तो उसकी सैलरी में ही जाएगी। और जो रेंट है वो भी इसी में एम्प्लॉय जो रिसीव कौन कर रहा है रेंट? रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रेंट कौन रिसीव कर रहा है? एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, तो किसके हेड ऑफ इनकम में जानी है? एम्प्लॉय। अकोमोडेशन कौन रिसीव कर रहा है? एम्प्लॉय, तो इनकम फ्रॉम सैलरी भी उसके हेड ऑफ इनकम में जानी है। नॉर्मली ना ये इस तरह के बेनिफिट्स जो हाई स्केल के ऊपर लोग जब हायर किए जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के साथ इस तरह के बेनिफिट्स कंपनी डील करती है। कोई आपने किसी को सीईओ हायर कर लिया, सीईओ हायर कर लिया, कोई जीएम लेवल का बंदा हायर कर लिया, उस तरह में कंपनी इस तरह के बेनिफिट्स दे देती है। वो कहते हैं कि जी हम लोगों ने बाहर से बंदा मंगाया है, किसी और शहर से आया या इसी शहर का भी लिया है, तो हमने तो उसको अकोमोडेशन देनी है, तो क्यों ना हमने जो बाहर से किसी और से लेके देनी है, हम उसका घर ही उसको अकोमोडेशन के तौर पे दे देते हैं, उससे रेंट पे लेते हैं और फिर उसको अकोमोडेशन के तौर पे देते हैं। तो जो रिसीवर है एम्प्लॉय, उसके लिए तो फायदा हो गया ना, उसका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी जनरेट हो गया। देखा जाए तो एम्प्लॉयर को कोई नुकसान नहीं है। एम्प्लॉयर वो घर ना लेता तो क्या करता? कोई और घर रेंट पे लेके उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन दे देता। ऐसे ही है ना, कोई और वहां पे आसपास पे लेता और उसे रेंट फ्री के तौर पे दे देता। तो इसलिए एम्प्लॉयर को तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसने एम्प्लॉय को एक एडिशनल बेनिफिट दे दिया कि मैंने तुम्हारा घर ही एक तरह से रेंट पे लिया और तुम्ही को दे दिया, तो तुम्हारी एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये एक तरह से उसको फायदा देती, एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग को फायदा दे दिया, एम्प्लॉयर को इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसे तो बाहर से लेना ही लेना था रेंट पे। नाम की जनरेट हुई। क्यों नाम की क्यों? वो रेंट ले नहीं रहा, रेंट ले रहा है लेकिन अकोमोडेशन तो नहीं ना ले रहा, घर तो अपना ही है उसका, रेंट ले रहा है ना, तो ये एक उस तरह का उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गई। और अब इस घर का मालिक कौन है? जो कब्जा किसके पास है? एम्प्लॉयर के पास है ना। तो जब तक वो रेंट दे रहा है तब तक कब्जा किसके पास है? एम्प्लॉयर के पास। तो वो रेंट देता जाएगा, लेकिन अपने कब्जे पे किसको दे दिया जगह? एम्प्लॉय को, तो उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गई। एक बंदा रेंट दे रहा हो और वो खुद ही रहेगा ना अंदर, तो अगर वो रेंट दे रहा हो और अपनी जगह अपने किसी और जानने वाले को अंदर बिठा दे और उसे रेंट भी ना ले, तो किसको फायदा है? जिसको अंदर बिठाया है। तो अगर वो रेंट दे रहा है तो प्रॉपर्टी किसकी है?
यानी ये कब्जे के सेंस में देखी जाए तो किसकी है, एम्प्लॉयर की, तो उसमें वो रह एम्प्लॉय रहा, तो उसके लिए अकोमोडेशन ही होगी। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो में दो एस्पेक्ट्स निकलते हैं कि जो रेंट एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। चूंकि एम्प्लॉय उस घर का अभी तक रेंट दे रहा है, एम्प्लॉयर उस घर का रेंट दे रहा है, तो उस घर पे कब्जा एम्प्लॉयर का ही है। ठीक है, लेकिन वो जगह रहने को दे दी उसने एम्प्लॉय को। ठीक है, तो इस वजह से वो उसके लिए अकोमोडेशन का बेनिफिट भी बन गया। इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि जो रेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। रेंट एक्चुअल रिसीव्ड, रेंट एक्चुअल रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय जो है वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। और यहां पे 45% ऑफ बेसिक सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में 45% ऑफ बेसिक सैलरी या एमटीएस या बेसिक सैलरी वाला जो रूल है, बेसिक सैलरी, ये उसकी अकोमोडेशन में इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा। वो हमने पढ़ा था ना हायर वाला करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ 45% ऑफ बेसिक सैलरी से इसको करना है। वो मैं बताता हूँ, अभी आ रहा हूँ उसी के ऊपर। ठीक है जी, यानी कि इसके अंदर वो जो रूल था हमारा 45% ऑफ बेसिक सैलरी या अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, वो उस तरह से हायर नहीं लगेगा। जस्ट आपने 45% ऑफ बेसिक सैलरी इसमें ऐड कर देना है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड ऐड कर देना। अब जरा अपनी यादाश्त को जरा वर्किंग में लेके आए, पुरानी बातों को। ठीक है, जरा बैक पे जाए और ये मुझे बताएं कि जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ रहे थे तो हमने एक बात पढ़ी थी कि रेंट रिसीव्ड में कौन सी फिगर आएगी, एक्चुअल रिसीव्ड या फेयर मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर। वो रूल सेल्फ हायरिंग में नहीं लगेगा। सेल्फ हायरिंग में एक्चुअल रिसीव्ड ही लेंगे। सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में एक्चुअल रिसीव्ड ही लेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर ये एक लाइन लिखी थी जो मैंने उस टाइम पे आपको छुड़वाई थी, ये कह के कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ पढ़ाऊंगा आप। उसके अंदर ये लिखी हुई थी बात, जहां पे ये रूल लिखा था ना कि एक्चुअल रिसीव्ड या फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर लेंगे, वहां पे ये नीचे ये बात लिखी थी कि सेल्फ हायरिंग के केस में एक्चुअल रिसीव्ड ही लेंगे। तो वो मैंने आपसे कहा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे जो रूल है रेंट का जो बेसिक रूल है एक्चुअल या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। ये इस सिनेरियो में नहीं लगेगा। इस सिनेरियो में आपने जो रेंट लेना है दैट इज एक्चुअली रिसीव्ड। ठीक है, दैट इज एक्चुअली रिसीव्ड। सिर्फ इस सिनेरियो में जहां पे सिनेरियो किसका हो, सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी ही प्रॉपर्टी की दोबारा से हायरिंग, सेल्फ हायरिंग। ठीक है जी, इसको जरा पढ़ते हैं अब यहां से। लिख लिया सबने ये? एवरीवन इज ऑन द पेज नाउ। वेयर एन एम्प्लॉय और हिज स्पाउस इज द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग के ओनर है, मालिक है, that is given on rent to the employer, employer को जो रेंट पे दे दी गई, and the employer
हैज प्रोवाइडेड द सेम बिल्डिंग टू द एम्प्लॉय, सेम बिल्डिंग उसने उसको एम्प्लॉय, कैसे? अगेंस्ट हिज इंटाइटलमेंट फॉर अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वो जो अकोमोडेशन है ना रेंट फ्री, उस इंटाइटलमेंट के अगेंस्ट बाहर से लेके कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, बल्कि उसकी ही प्रॉपर्टी उसको वापस दे दी कि तुम यहां पे रह लो। देन इट विल हैव द फॉलोइंग इफेक्ट, receipt of rent of the building is chargeable to tax under the head income from property। जो रेंट रिसीव होगा वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एम्प्लॉय की। एनी रेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय और हिज स्पाउस shall be property income of the recipient and be treated accordingly। इसके आगे बेशक ब्रैकेट्स में लिख दे एक्चुअल रिसीव्ड, इसके आगे बेशक लिख ले एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, वो इसमें आई थिंक लिखा नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, द बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय एज ए रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब देखिए ना, एक ऐसी बिल्डिंग जिसका रेंट एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन उसमें रह कौन रहा है? एम्प्लॉय, तो ये उसको बेनिफिट ही है ना, अब तो ये उसको बेनिफिट बन गया। ठीक है, इट विल बी अ परक्यूजिट, इट मींस कि ये उसकी पर्क बन गया। एंड एडेड इन दी सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा एज ए 45% वाले रूल के मुताबिक, जो रूल हम पढ़ चुके हैं कल। 53 पेज है, 43 पे है ये तो। जो आपने कहा इनकम से प्रॉपर्टी। अच्छा, वो तो मैं बता देता हूँ, पहले इसको तो कवर कर लें। एंड एडेड इन द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है जी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई समझने वाली बात है तो बताएं। फिर ये दिखाना था, इसमें कोई एग्जांपल है इसकी? नहीं, इसमें भी नहीं दी। अच्छा, मेरे पास शायद इसकी कोई छोटी सी एग्जांपल हो। इसको अगर आप सिंपल, अगर न्यूमेरिकली टर्म्स में हम देखना चाहते हैं, सिंपल अगर आपको बता लें कि जी एक एम्प्लॉय हैज अ हाउस which is given on rent of ₹50,000 per month to the employer. The same has been provided back to employee as an accommodation. क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसकी? एम्प्लॉय के पास एक अपना घर था जो उसने रेंट पे दे दिया 50,000 पर मंथ टू द एम्प्लॉय, और द सेम हैज बीन प्रोवाइडेड बैक टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है दैट इज 2 लाख पर मंथ। अगर ये सिनेरियो है, सिंपल सा सिनेरियो है जो पढ़ा है, इसको न्यूमेरिकली एक दफा देख लें। उसकी बेसिक सैलरी 2 लाख पर मंथ है, उसने रेंट पे एम्प्लॉयर को दे दिया 50,000 पर मंथ में। तो जब हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो हम 2 हेड्स ऑफ इनकम बना रहे होंगे। एक में हम लिख देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, एक हम बनाएंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो रेंट रिसीव हो रहा है दैट इज 50,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो गया 6 लाख। तो रेंट आपके पास आएगा दैट इज 600 लाख। और इसमें कुछ करना है नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में और कुछ करूं, वो रिपेयर अलाउंस लेस करें ना, ठीक है। रिपेयर अलाउंस कितना कितना 120, 1,20,000, ये लेस किया तो 4,80,000 आ गया। 4,80,000 आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ गया। और इनकम फ्रॉम सैलरी में उसकी बेसिक सैलरी क्या थी 2 लाख, तो यानी कि साल की 24 लाख। और अकोमोडेशन उसमें अकोमोडेशन सिंपल उसकी 45% ऑफ बेसिक सैलरी, 24 लाख का 45%, 10,80,000, ठीक है। तो अब उसका टोटल क्या बन गया 24 लाख 10,80,000 जमा 4,80,000, 24 4 28 38 38 3960 39,60,000, ठीक है। ये उसकी टोटल सैलरी बन गई टैक्सेबल टोटल इनकम, ठीक है। 2 ट्रीटमेंट कर दी ना, बेसिक सैलरी में ले गया 24 लाख, अकोमोडेशन में 45% ऑफ बेसिक सैलरी ले गया 10,80,000। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट उसको रिसीव हो रहा है 6 लाख, जो ये 50,000 पर मंथ है। इसमें से रिपेयर अलाउंस लेस किया तो कितना आ गया 4,80,000। तो इसमें ये 4,80,000 अगर यहाँ नहीं लिखना तो इसको यहाँ लिख दें 4,80,000, ये ले। ठीक है जी, क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं अब। ये मैं बता दूं भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें। अच्छा, एक चीज़ और, इन जो हम परक्यूजिट्स पढ़ रहे हैं उसमें आई थिंक ये अब लास्ट बात है, उसके बाद हमारे और बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको ही बस ये थोड़ा सा रिकॉल करना है।
अभी हमने वैसे ये चीज़ें अभी तक इस तरह से पढ़ी हैं कि ये चीज़ें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है फॉर इट्स यूजेज, ठीक है। कन्वेंस दी जो हमने 5, 10 और 0% पढ़ा, वो भी उसके इस्तेमाल के लिए पढ़ा ना, कि जब तक वो है तब तक वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इसी तरह हमने अकोमोडेशन पढ़ी है, तो वो भी जो रूल है 45% ऑफ द बेसिक सैलरी और द अमाउंट विच वुड हैव बीन पेड इफ अकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड, ये भी तब तक है जब तक वो उसको यूज़ कर रहा है, वहाँ पे रह रहा है, यानी कि परमानेंटली उसे नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो सिनेरियोज कुछ इस तरह के हैं कि आपको अगर बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सॉरी इस्तेमाल के लिए दिया जा रहा है, यूजेज के लिए, और अगर बेनिफिट आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, गिफ्ट के तौर पे दे दिया गया है, एक तो है उसका यूजेज, एक है कि आपको गिफ्ट दे दिया या उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो फिर उसमें ट्रीटमेंट क्या है, इसके अंदर हम अभी पढ़ रहे थे जो हमने ये पढ़े बेनिफिट्स, एक हमने कार का पढ़ा, ठीक है, व्हीकल करना चाहिए वैसे, व्हीकल। फिर इसके अंदर हमने हाउस नहीं अकोमोडेशन को देखा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो उसको दी हो, मिसाल के तौर पे उसको लैपटॉप दे दिया है यूज़ करने के लिए, ठीक है। नहीं, यूटिलिटीज़ इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग, लैपटॉप, होम अप्लायंसेस दी जा सकती हैं उसको यूज़ करने के लिए। लैपटॉप हो गया ऑफिस में काम करने के लिए, कि जब तक आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तब तक आप हमारे साथ रहेंगे, तो ये लैपटॉप आपका, जब आप छोड़ के जाएंगे तो ये लैपटॉप हम ले लेंगे। अकोमोडेशन में रहते हुए कुछ होम अप्लायंसेस आपको दी हुई हैं, ठीक है, फ्रिज दे दिया, एसी दे दिया, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह दे दिया, इस तरह की चीज़ें दे दी कि भाई जब तक आप यहाँ रह रहे हैं तब तक ये चीज़ें आपकी अप्लायंसेस, जब आप छोड़ के जाएंगे तो ऑब्वियसली हम किसी और को दे देंगे उठा के, पोर्टेबल आइटम्स हैं, तो होम अप्लायंसेस। डोमेस्टिक सर्वेंट इज नॉट दैट थिंग ना कि आप उसको दे रहे हो, वो तो ऑब्वियसली वो इट्स नॉट लाइक अ थिंग, ठीक है, वो तो एक फिजिकल चीज है ना, जीती जागती, दैट इज नॉट लाइक अ प्रोडक्ट जो आप अगले को दे रहे हो यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आइटम्स इस तरह के इसमें आ रहे हैं। इसका रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जब तक वो इस्तेमाल कर रहा है तो या 5% लगेगा या 10% लगेगा या 0% लगेगा, ठीक है। इसका रूल हमने पढ़ा है 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ MTS या बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन गिवन, वो वाली बात है सारी। अच्छा, इस केस में और इस केस में अगर चीज उसे परमानेंटली दे दी जाए कि भाई ये आज के बाद आप ही की है, ये लैपटॉप आज के बाद आपका ही है, ये गाड़ी आप रख लें, आपकी हो गई, ठीक है। कोई होम अप्लायंसेस आपको दी थी, वो आप रख लें, अब आपकी हो गई, तो यानी कि गिफ्ट दे दो या उसको ट्रांसफर कर दो परमानेंटली। तो इसका एक ही रूल है तीनों में, एंड दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू लेस एनी अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय। ठीक है, हाँ जी, इसमें भी यही रूल है, इसमें भी यही रूल है, तो पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी पहले का, लेकिन आपको एक टू दे वेरी स्पेसिफिक करके बता दिया है कि इन चीज़ों की ट्रांसफ़र भी अगर आ जाती है परमानेंटली तो तब भी यही रूल लगेगा। हमारा रूल नया नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बताया है कि कल को कोई गाड़ी किसी को दे रहा हो, क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, कि जी उसको गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी है, तो हमने फिर क्या चीज़ फॉलो करनी है, हमने इस चीज़ को फॉलो करना है, फेयर मार्केट वैल्यू उस प्रोडक्ट की। और फेयर मार्केट वैल्यू जब आए तो ज़हन में क्या बात आती है, किस टाइम की, तो जब उसको ट्रांसफ़र हुई है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, लेस एनी अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने उसको कोई पैसे दिए तो वो वाले पैसे जो है वो लेस कर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदा 5 साल तक जॉब करता रहा और वो एक गाड़ी यूटिलाइज करता रहा, तो वो इस लिहाज से टैक्स होती रही।
ठीक है, 5% के लिहाज से 10% के